हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम मोहन सीरीज़ पर। दोस्तों, आज का जो सीरीज है हिंदी का दूसरा सीरीज है और इसका जो पहला प्रश्न है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, पशु शब्द का प्रयोग हिरन के अर्थ में अर्थ परिवर्तन की किस दिशा को घोषित करता है? पहला है अर्थ विस्तार, दूसरा है अर्थ संकोच, तीसरा है अर्थादेश और चौथा है अर्थापकर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ संकोच, ऑप्शन बी। क्योंकि जितने भी पशु हैं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, गाय, तो ये सारे के सारे जो हैं पशु शब्द को घोषित करता है और पशु में हिरन भी है, इसलिए अर्थ संकोच कृष्ण श्रेणी में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है, व्रिल कहाँ के निवासी थे? पहला इंग्लैंड, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। व्रिल फ्रांस के निवासी थे। अगला प्रश्न है, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की संख्या कितनी है? ये कितनी होती है? कहने का ये अर्थ है कि हम लोग अर्थ को कितने तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो हिंदी में हम लोग 3 तरीके से अर्थ को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 तरीके से। अगला प्रश्न है, आवर्ण है। पहला ऑप्शन क्या है? अनुस्वार, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है विसर्ग, चौथा है कोई नहीं। तो आ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो आ का उच्चारण अनुनासिक से होता है। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हर्षई दीर्घई किस प्रकार के वर्ण हैं? पहला है कंठस्थ, दूसरा है दंत, तीसरा है दंतोष्ठ और चौथा है तालव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तालव्य, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आप जानते हैं कि तालव्य में हर्षई, दीर्घई, च, छ, ज, झ, इय, य और इन सभी को आप लोग शामिल किया हुआ है। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि च, छ, ज, झ, इय, य ये सभी तालव्य मतलब कि तालु से उच्चारित होते हैं। तो इसीलिए इसको तालव्य वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कंठ वर्ण है? पहला है अ, आ, दूसरा है ह, तीसरा है क, ख, ग, चौथा है उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है आपका उपयुक्त सभी, डी। क्योंकि कंठ से किस किस वर्णों का उच्चारण किया जाता है? तो कंठ से आप जानते हैं कि अ का उच्चारण होता है, आ का उच्चारण होता है, क, ख, ग, घ, इसके बाद में ई, ह, इन सभी का उच्चारण हम लोग कंठ के द्वारा ही करते हैं, इसीलिए इसको कंठस्थ वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 7वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है। दूसरा है, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तीसरा है, छ, छ, त्र, ज्ञ स्वतः उच्चरित वर्ग है। चौथा है, हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें गलत कौन सा है? तो दोस्तों इसमें गलत है ऑप्शन नंबर सी, छ, त्र, ज्ञ स्वतः उच्चरित वर्ग है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी।
ये आपका स्वतः उच्चरित वर्ण नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8वां, इनमें कौन ओष्ठ वर्ण है? मतलब ओठ से किसका उच्चारण होता है? पहला है हर्षऊ दीर्घऊ, दूसरा है हर्षई दीर्घई, तीसरा है ए, चौथा है ओ औ। तो ओठ से किसका उच्चारण होता है? तो ओठ से उच्चारण होता है हर्षऊ दीर्घऊ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 9वां, ओ औ किस प्रकार के वर्ग हैं? पहला है दंतोष्ठ, दूसरा है मूर्धन्य, तीसरा है तालब, चौथा है कंठोस्य। तो ओ औ जो हैं वो कंठोस्य वर्ग की श्रेणी में रखे गए हैं, क्योंकि कंठ और ओठ दोनों से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है 10वां, इनमें से कौन से वर्ण अल्प प्राण हैं? पहला है श व श ह य र ल व, तीसरा है फ भ, चौथा है ठ और ढ। तो अल्प प्राण इनमें जो हैं य र ल और व हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, अल्प प्राण य र ल व हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से वर्ण महाप्राण नहीं हैं? पहला है फ भ, दूसरा है ख प, तीसरा है छ भ, चौथा है त और द। तो महाप्राण नहीं पूछ रहा है, तो महाप्राण कौन नहीं होता इसमें? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर डी, त और द, ये महाप्राण नहीं है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, महाप्राण वर्ण का क्या अर्थ होता है? अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है जिसके उच्चारण में खास समय अधिक लगे, दूसरा है दीर्घ मात्रा वाले वर्ग, तीसरा है कम ध्वनि उच्चारण वाले वर्ग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो महाप्राण के बारे में आप जानते क्या हैं कि जिनके उच्चारण में समय जो है खास समय लगता है, अधिक लगता है, वो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 में। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, क्षत्रज्ञ वर्ण है। कहता है क्षत्रज्ञ किस तरह का वर्ण है? संयुक्त वर्ण, दूसरा उष्ण वर्ण, तीसरा स्पर्श वर्ण और चौथा अंतस्थ वर्ण। तो क्षत्रज्ञ संयुक्त वर्ण है, ऑप्शन नंबर ए, आपका ए में हम लोग सही करेंगे। क्षत्रज्ञ संयुक्त वर्ण है। अगला प्रश्न है, इसमें से उष्ण व्यंजन कौन सा है? पहला य र ल, दूसरा है ड न टवर्गी न म, तीसरा है तलवस दंस मूर्धन्स ह, चौथा है क्षत्रज्ञ। तो उष्ण वर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो उष्ण किससे होता है? आप जानते हैं कि जो श है, तालव श, दंत श, मूर्ध श, ह, ये सारे के सारे जो होते हैं उष्ण व्यंजन होते हैं। मतलब कि इनकी बोलने से रगड़ होती है, उष्मा की उत्पत्ति होती है, इसलिए इनको उष्ण व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये उष्ण व्यंजन है। अगला प्रश्न है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं? पहला है उष्म, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है स्पर्श, चौथा है अयोगवाह। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। अगला प्रश्न है, इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन है? पहला ऑप्शन है
कवर्ग, दूसरा है चवर्ग, तीसरा है तवर्ग और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। पहला दीर्घ स्वर वाले वर्ण, दूसरा स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, तीसरा बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्ण, चौथा है बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। तो दीर्घ व्यंजन की परिभाषा क्या कहती है कि वैसे व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो मेरा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बिना अवरोध के उच्चरित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। तो बिना अवरोध के उच्चरित होने वाले वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है घोष, दूसरा स्पर्श, तीसरा स्वर, चौथा व्यंजन। तो बिना अवरोध के कौन सा वर्ण की उच्चरित होती है? तो हम लोग सभी जानते हैं बिना अवरोध के स्वर ही उच्चरित होता है, इसलिए मेरा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? पहला ऑप्शन है ह की तरह, दूसरा है व की तरह, तीसरा है दोनों मिश्रित और चौथा है कोई नहीं। तो हमेशा विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। पहला ऑप्शन मेरा सही है। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि कौन सा कथन असत्य है? पहला, वर्ण के खंड नहीं होते, दूसरा अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं, तीसरा व्यंजन का बिना किसी सहायता के उच्चारण होता है, चौथा है तो, थ, द, ध, न दंत वर्ण हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से असत्य कौन है। तो दोस्तों जानते हैं आप कि व्यंजन का बिना किसी सहायता के उच्चारण नहीं होता है, जबकि यहाँ लिखा है कि व्यंजन का बिना किसी सहायता के उच्चारण होता है। तो ये गलत है, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा गया है? तो पहला ऑप्शन दिया है संयुक्त व्यंजन को, दूसरा है विसर्ग को, तीसरा है घोष को, चौथा है महाप्राण को। तो अयोगवाह जितने भी विसर्ग हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अयोगवाह हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? पहला अनुनासिक, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा है तत्सम। तो विसर्ग का प्रयोग हमेशा हम लोग तत्सम में करते हैं। आपको ध्यान देना है कि विसर्ग का प्रयोग हमेशा तत्सम के साथ ही होता है। 23 नंबर प्रश्न है, वर्णमाला में मात्रा का क्या अर्थ होता है? पहला है वर्ण की मात्राएं, दूसरा है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, तीसरा है ध्वनि का परिमाण और चौथा है वर्णों का क्रम। तो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है? मात्रा का अर्थ होता है कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय ही वर्णमाला में मात्रा कहलाता है। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यंजन का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? पहला है अनुनासिक, दूसरा है स्वर, तीसरा है अनुस्वार, चौथा है विसर्ग। तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वर। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कहता है, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये हैं, पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो मेरा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है,
कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। पहला है ध्वनि वर्ण का अभिन्न संबंध है। दूसरा है वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। तीसरा है वर्ण ध्वनि के लिखित चिन्ह हैं। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन असत्य है? तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि जो है वर्णों का अभिन्न संबंध है ध्वनि से वर्ण का, क्योंकि बगैर वर्ण के हम लोग ध्वनि उच्चरित या ध्वनि नहीं पैदा कर सकते, ये सही है। दूसरा है वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है, ये भी सही है। तीसरा है क्या, वर्ण ध्वनि के लिखित चिन्ह हैं, ये भी सही है। चौथा इनमें से कोई नहीं, तो चौथा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कहता है लघुत्तम बाग ध्वनि को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला है स्वर कहते हैं, दूसरा व्यंजन कहते हैं, तीसरा वर्ण कहते हैं, या चौथा शब्द कहते हैं। तो लघुत्तम बाग ध्वनि को हमेशा क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न है 28 नंबर। ध्वनि की लघुत्तम इकाई है, पहला है शब्द, दूसरा है भाषा, तीसरा है वाक्य और चौथा है अक्षर। तो ध्वनि की लघुत्तम इकाई क्या होती है? ध्वनि की लघुत्तम इकाई भाषा होती है। ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की लघुत्तम इकाई भाषा होती है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन अयोगवाह है? पहला है विसर्ग, दूसरा है महाप्राण, तीसरा है संयुक्त व्यंजन और चौथा है अल्प प्राण। तो अयोगवाह जित कौन है इसमें? तो विसर्ग जो हैं वो अयोगवाह होते हैं। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन है पहला आ, दूसरा हर्षई, तीसरा ज, चौथा ढ। तो पश्च स्वर इसमें ज है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, पहला 32, दूसरा 34, तीसरा 33, चौथा 36। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा, 33। और 11 क्या है? स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर 11 स्वर हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? पहला है ऑप्शन है ठ, दूसरा है ढ, तीसरा है टवर्गीना और चौथा है घ। तो टवर्ग कौन नहीं है? तो ट, ठ, ड, ढ, टवर्गीना, ये तो टवर्ग में आएगा, लेकिन घ जो है वो ट वर्ग में नहीं है। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 33 नंबर। कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए, इ। तो स्वर इसमें कौन सा नहीं है? तो अ है स्वर, उ है स्वर, ए है स्वर, लेकिन इ स्वर नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर। कहता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 13। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। अगला प्रश्न है 6 वर्ण किसके योग से बना है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है क जोड़ श, दूसरा है क जोड़ च, तीसरा है क जोड़ छ और चौथा है क जोड़ स।
तो इसका सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा मेरा क जोड़ स, पहला क जोड़ श बराबर 6, पहला उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? पहला है अनुस्वार, दूसरा है अयोगवाह, तीसरा है अंतस्थ और चौथा है आकारांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आकारांत। जिस शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 37 नंबर, कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं यानी कि दांतों की सहायता से उच्चारण नहीं करते हैं? पहला है त, दूसरा है न, तीसरा है द और चौथा है ट। तो दंत से किसका उच्चारण होता है? तो ट का दंत से उच्चारण नहीं होता है। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा ट, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, कहता है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? पहला है ढ, दूसरा ज्ञ, तीसरा अड़ और चौथा अंग। तो संयुक्त व्यंजन है कौन सा? ज्ञ। तो सही ऑप्शन मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कहता है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला है मूर्धा, दूसरा है कंठ, तीसरा है तालु, चौथा है दंत। तो घ का उच्चारण है कंठ। आप घ का उच्चारण कंठ से ही करते हैं तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। अगला प्रश्न है, कहता है कि अघोष वर्ण कौन सा है? पहला ऑप्शन है अ, दूसरा है ज, तीसरा है ह, चौथा है श। तो अघोष वर्ण है स। मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, कहता है क्या है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? पहला ऑप्शन है ज जोड़ ञ, दूसरा है ज जोड़ अ, तीसरा है ज जोड़ घ और चौथा है ज जोड़ न्य। तो यहाँ पे ज्ञ जो है वो बना है ज जोड़ अ से, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ज में हलंत जोड़ अ बराबर ज्ञ, र हलंत जोड़ अ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, कहता है क्या हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? पहला ऑप्शन है क, दूसरा है छ, तीसरा है ञ, चौथा है ज्ञ। तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क के बाद आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, कहता है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? पहला है मूल स्वर, दूसरा है घोष वर्ण, तीसरा है संयुक्त वर्ण, चौथा है तालव्य। तो छ ध्वनि हमेशा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? पहला है 50, दूसरा है 51, तीसरा है 52, चौथा है 53। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या आप सभी जानते हैं कि 52 है। तो मेरा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कहता है कि क सॉरी क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? 45 नंबर प्रश्न है क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? पहला ऑप्शन है संस्कृत की, दूसरा है अरबी फारसी की, तीसरा है अंग्रेजी की, चौथा है दक्षिणी भाषाओं की। तो क, ग, ज, फ ये जो ध्वनियाँ हैं ये अरबी और फारसी दोनों ध्वनियाँ
से मिलकर के बनी हुई है, इसीलिए मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? पहला है ख, दूसरा है घ, तीसरा है झ, चौथा है भ। तो अमानक वर्ण है ऑप्शन सी झ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? पहला है ख, दूसरा है च, तीसरा है म, चौथा है ठ। तो अघोष वर्ण है इसमें से म, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 म। अगला प्रश्न है 48 नंबर, कहता है कि निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? पहला है ख, ग, दूसरा है हर्षऊ दीर्घऊ, तीसरा है ए औ, चौथा है श, तालब श मूर्धन श, तालब श दंत श। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसमें सही है। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं हर्षऊ और दीर्घऊ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, तलबश मूर्धन्श दंतश ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? पहला है प्रकंपी, दूसरा है स्पर्शी, तीसरा है संघर्षी और चौथा है स्पर्श संघर्षी। तो ये कहलाते हैं संघर्षी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, कहता है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पहला है पुनः, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है दिल्ली और चौथा है उत्साह। तो द्वित्व व्यंजन इसमें किस में है? तो इसमें दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 51 नंबर, कहता है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? पहला है अ आ, दूसरा है हर्षई दीर्घई, तीसरा है हर्षऊ दीर्घऊ, चौथा है अंग अह। तो अयोगवाह कौन कौन से हैं इसमें? तो इसमें अयोगवाह हैं अंग और अह, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 52 नंबर, कहता है कि ए वर्ण क्या कहलाते हैं? पहला नासिक, दूसरा मूर्धन्य, तीसरा ओष्ठ और चौथा कंठ तालव्य। तो ए वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं 53 नंबर प्रश्न, कहता है कि निम्नलिखित में नासिक व्यंजन कौन सा है? श, इ, ग और ज। तो सही उत्तर है इ, नाक से इसका उच्चारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? पहला है अ आ, दूसरा है क ग, तीसरा है थ ध, चौथा है फ भ। तो अल्प प्राण जो हैं वो हैं क और घ, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, कहता है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? पहला है ग घ, दूसरा है ज झ, तीसरा है ड ढ़, चौथा है प और फ। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन ड और ढ है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं 56 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है जिनका उच्चारण कंठ से होता है? तो ऑप्शन क्या दिया है? क ख, दूसरा है य र, तीसरा है च ज, चौथा है ट टवर्गीना। तो कंठ से जो ध्वनियाँ उच्चारण होती है उसमें कौन है? तो कंठ से पूरक का वर्ग है, तो क है, ख है, आगे भी ग घ भी होता है। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क ख। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कहता है वर्णमाला कहते हैं
पहला शब्द समूह को, दूसरा वर्णों के संकलन को, तीसरा शब्द गणना को, चौथा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर। कहता है क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है स्वर, चौथा है वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि ये सीरीज़ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद।